हेलो बच्चा लोग। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के एक और चैप्टर को ऐड करने वाले हैं और ये चैप्टर कौन सा है? ये है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं और ये क्लास 10 भूगोल का चैप्टर नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर हम लोग हर एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और देखें कि क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी हैं। तो देख सकते हो, जैसे मैंने बार बार बताया, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो शुरू का जो पैराग्राफ होता है उसमें कुछ खास बातें लिखी नहीं होती हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन तो होता है, हमें पता चलता है कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों को परिवहन के साधनों के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है, साथ ही साथ पाइपलाइंस के भी बारे में हम लोगों को यहां पर पढ़ना है। तो यहां देख सकते हो, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। तो तुम देखोगे प्रतिदिन जैसे ही उठ रहे हो, कपड़ा से लेकर के तुम टीवी, फ्रिज और ये कंप्यूटर, जितनी चीजें तुम यूज कर रहे हो, यहां तक कि खाने के जितने पदार्थ यूज कर रहे हो, उनमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो तुमको अगल बगल मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो कि बाहर से मंगाए जा रहे हैं तुम्हारे लिए। इसी के साथ जो सेवाएं तुम प्राप्त कर रहे हो, जो इंटरनेट यूज कर रहे हो, साथ ही साथ रेडियो यूज कर रहे हो, या बहुत सारी अलग अलग सेवाएं प्राप्त कर रहे हो, वो भी क्या है? वह भी तुम्हें घर बैठे प्रोवाइड नहीं हो रहा है। तो यहां देख सकते हो, कुछ हमारे आसपास तो उपलब्ध होती हैं। अरे भाई, सब्जी तो अगल बगल मिल सकता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनको ले जाया जाता है। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच जाती। तो जो वस्तुएं हैं या जो सेवाएं हैं, क्या एक जगह से दूसरी जगह अपने आप पहुंच जाती हैं? नहीं, उनके लिए परिवहन के साधन होने चाहिए। तो वही यहां पर हम लोगों को पढ़ना है। वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। ऐसे सिंपल एक क्वेश्चन मैंने बना दिया, कोई खास चीज नहीं है कि वस्तु कहीं पर तैयार हुआ है, उसको कहीं पर ले जाना है जहां पर उसकी मांग है। कहीं पर तैयार हुआ है, कहीं पर मांग है, उसको ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। तो यहां यदि पूछ दे किस चीज की आवश्यकता होती है, तो तुम उत्तर दे देना परिवहन की आवश्यकता होती है। अब देख सकते हो, कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न है। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अब यहां से भी एक क्वेश्चन मैं बना देता हूं। अब देखो, तुम व्यापारी के बारे में जानते ही हो, वर्ड ये तुमने बहुत फेमस वर्ड है, और हो सकता है कि तुम्हारे घर में भी कोई व्यापारी हो। तो व्यापारी किसे कहते हैं? सिंपल सिंपल, कुछ व्यक्ति जो क्या कर रहे हैं, इन सामानों को उपलब्ध करवा रहे हैं तुम्हें। तो कहां से कहां उपलब्ध करा रहे हैं? जहां से बन रहा है वहां से तुम्हारे तक पहुंचा रहे हैं। तो बोल क्या रहा है? उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहा है। उपभोक्ता कौन होता है? जो उसका यूज करता है, उसको उपभोक्ता कहते हैं। तो जो उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहा है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? व्यापारी कहते हैं। तो यहां से यदि क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर कर देना। देखा कितना आसान आसान है। अरे भैया, ये सब नहीं पूछता है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। ऑब्जेक्टिव मान लो कभी घूम गया, किसी का दिमाग पूछ दिया, तो तुम लिख देना। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन, मूवमेंट की सुविधा पर भी निर्भर करता है। ये तो एकदम खास लाइन है। तो ये इस बुक के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंस है, हमारे लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंस है कि परिवहन के साधन तो मतलब मत पूछो, इतने इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में। उनके बिना देश का तरक्की हम लोग मान ही नहीं सकते। समझ रहे हो ना? इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। यदि परिवहन के साधन बहुत सुदृढ़ हैं, सड़कें बहुत अच्छे हैं, रेल का पूरा जाल बिछा हुआ है, साथ ही साथ तुम्हारा पानी का भी संचार, पानी से भी तुम्हारा परिवहन हो रहा है, तो भाई बहुत तरक्की होती है, ये बात मान लो। और यदि ये सारा नहीं है तो बहुत मुश्किल है। वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आ गया,
स्थल, जल तथा वायु। अब यहां से क्वेश्चन, मैंने बोला ना कि हर एक लाइन से मैं क्वेश्चन बना दूंगा, उसको पढ़ो आंसर की तरह, तो एकदम टनाटन नंबर आ जाएगा। क्या बोला? वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना। पृथ्वी में बहुत तरीके हो सकते हैं, और भी यहाँ पर पढ़ाया गया, जैसे पाइपलाइंस के बारे में भी पढ़ाया गया है, लेकिन यहां पर बोला जा रहा है तुम्हारा 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। वो कौन कौन क्षेत्र हैं? तो स्थल है, जल है तथा वायु है। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल व वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये 3 परिवहन के मेन साधन हो गया, स्थल, जल और स्थल, जल और वायु। तो स्थल, जल और वायु, यही 3 परिवहन के क्या हो गए हमारे मेन, तुम्हारा क्या है जल्दी बताओ, मेन क्षेत्र है। 3 महत्वपूर्ण क्या है? क्षेत्र है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ बहुत अच्छा से लिख भी दिया है, थोड़ा सा मैं पढ़ाई दे रहा हूं, उसके बाद इसको बता देता हूं। तो यहाँ अब इस चार्ट को हम लोग देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। देख लो, परिवहन के साधन, तो इनके कौन कौन से क्षेत्र हो गए इंपॉर्टेंट? स्थल, जल एवं वायु। बहुत अच्छा, पहला क्या है? स्थल, दूसरा क्या है? जल, और तीसरा क्या है? वायु। ये है परिवहन के 3 क्षेत्र। अब देखो, जो स्थल है, स्थल में क्या क्या आएगा? तो पहला आ जाएगा तुम्हारा सड़क परिवहन, दूसरा आ जाएगा तुम्हारा रेल परिवहन, और तीसरा क्या आ जाएगा तुम्हारा? पाइपलाइन। इन तीनों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद जल में आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। देखते जाओ, ये जो चार्ट तुमने याद कर लिया, अब हर एक के बारे में काफी इंफॉर्मेशन तुमको इस चैप्टर में दिया गया है और उसको तुमको याद करना होगा। जैसे अब सड़क परिवहन के बारे में काफी बातें इस चैप्टर में लिखी गई हैं, उनको याद करना होगा। रेल परिवहन के बारे में, पाइपलाइंस के बारे में, ये स्थल परिवहन में तुमको इसी चैप्टर में बहुत सारी चीजों को पढ़ना है। जल का देखेंगे तो आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन, इसके बारे में भी काफी चीजें पढ़नी है। और वायु में यदि देखेंगे तो घरेलू विमान सेवा और अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा, इसके बारे में भी पढ़ना है। अब घरेलू विमान सेवा देखेंगे तो सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी विमान सेवा, इन दोनों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये जो 3 क्षेत्र दिख रहे हैं, इनको हम लोगों को क्या करना होगा? बहुत अच्छे से स्टडी करना होगा। तो यही इस चैप्टर में बताया भी गया है। अब देखो, बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। अब बताओ ऐसा क्यों होगा? प्राचीन जमाने में ये जो तुम्हें परिवहन के साधन दिख रहे इतने विकसित नहीं होंगे या फिर नहीं थे, जिस कारण से ये जो व्यापार था वह क्या था? बहुत सीमित क्षेत्रों में किया जाता था। अब देख सकते हो, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में काफी क्या हुआ होगा? विस्तृत वृद्धि हुई है। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। अब देखो, जो भी तुम कंप्यूटर चला रहे हो, जो भी तुम मोबाइल चला रहे हो, उसको कैसे बनाया जा रहा है? उसका टेक्नोलॉजी बनता है अमेरिका में, उसके पार्ट्स बन कहाँ रहे हैं? चाइना में, और उसको जोड़ा कहाँ जा रहा है? इंडिया में। तो देख लो, कहां से कहां ये सब हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? अब मैं एक सिंपल एक उदाहरण दे रहा था, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है हमारा जो पूरा विश्व है एक छोटे गांव में तब बदल गया है। वो कैसे हुआ है? टेक्नोलॉजी के विकास से, विज्ञान के ज्ञान से। तो इसमें कोई क्वेश्चन बनता है? नहीं, ये सब बस सोच समझने के लिए दिया गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। अब देखो, अब जो संचार का साधन हो गया, संचार का साधन जैसे कि टेलीफोन क्या है, मोबाइल क्या है, इंटरनेट क्या है, ये संचार के साधन है। तो जैसे जैसे संचार के साधन में विकास होता गया है, वैसे वैसे इस क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में क्या हो गया है? काफी विकास हुआ है। तो वही यहां पे बोल रहा है, इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, यहां से भी कोई खास क्वेश्चन तुम्हारा बन नहीं रहा है, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक है। अरे इसमें ये सब बातें बस लिखी हुई, इससे कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। क्या बोल रहा है कि हमारा जो देश है बहुत बड़ा है, जान ही रहे हो, इसमें बहुत विविधताएं हैं, जान ही रहे हो, बहुत लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, ये जान ही रहे हो। सबको जोड़ने का काम कौन करता है? सबको जोड़ने का काम ये जो चीजें लिखी गई हैं वही कर रहा है। भाई कोई चेन्नई में है, वो दिल्ली में आ सकता है, तुरंत कुछ ही घंटों में वो दिल्ली में आ सकता है, वहां नौकरी कर सकता है, वहां रह सकता है। जो चेन्नई में उसके फैमिली हैं, वो दिल्ली में रह रहे फैमिली से कनेक्टेड हैं, इंटरनेट के थ्रू हमेशा बातचीत कर सकते हैं, जब बनता है चाहे आ जा सकते हैं। तो मतलब पूरा देश भी क्या है, एक सूत्र में बंधा हुआ है इसके द्वारा। तो बस यही सब बात लिखा गया, इससे कुछ खास क्वेश्चन आने वाला नहीं है। स्थानिक से अंतरराष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी की है। तो यही सब बात यहाँ पर लिखा गया है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। तो अब बात हो गया हमारे आधुनिक न्यू टेक्नोलॉजी और विज्ञान का, कि वो किस तरीके से बोल रहा है हमारे अर्थव्यवस्था को क्या कर रहा है, सुदृढ़ कर रहा है, उसको संचालित कर रहा है। तो भाई इससे क्या क्वेश्चन आएगा? कुछ खास क्वेश्चन नहीं आएगा, जो एक दो छोटा छोटा मैंने बताया बस वही आएगा। स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित है। तो यदि पूछेगा कि भाई जो पूरा देश है, पूरा विश्व है, उसमें व्यापार हेतु, स्थानीय व्यापार हेतु या पूरा एक देश से दूसरे देश के व्यापार हेतु क्या क्या चीजें जरूरी है, तो देख लो क्या क्या जरूरी है। सक्षम परिवहन का जाल, संचार के साधन, ये दो चीज यहां पर लिख देना है आंसर, कि सक्षम परिवहन का जाल यदि है, संचार का साधन उस जगह पे है बहुत अच्छा से, तो वहां पर आसानी से डेवलपमेंट हो सकता है, व्यापार हो सकता है, एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और स्थानीय व्यापार हेतु वह क्या है, पूर्व अपेक्षित है, बहुत ही इंपॉर्टेंस वह रखता है। तो बस यही था, कोई खास चीजें लगी तुम्हें? बिल्कुल नहीं। और देखो जो खास चीजें हैं वो यहां पर हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस आते जाएंगे, उसके आंसर्स को भी तुम ऐसे ऐसे लाइन लगाते जाना। बुक से पढ़ रहे हो तो क्यों क्यों क्वेश्चन लगाते जाना, और उसके आंसर को अभी लिख भी सकते हो। देख लो अब आ गए हम लोग परिवहन। तो परिवहन में सबसे पहले स्थल परिवहन देखेंगे। स्थल परिवहन जैसे तुमने देख लिया, अभी तो दिखाया था, यहां देखो स्थल परिवहन में, अरे भैया इधर आ जा। स्थल परिवहन में सबसे पहले हम लोगों को सड़क परिवहन के बारे में थोड़ा देख लेना होगा, फिर रेल परिवहन और फिर पाइपलाइन के बारे में देख लेना होगा। इसके बाद हम लोग क्या देख लेंगे, जल परिवहन और वायु परिवहन को भी देख लेंगे। यही इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आ गया स्थल परिवहन। बहुत खास खास लाइंस आते जाएंगे, उससे क्वेश्चन बनाते जाएंगे और आंसर को भी हम लोग याद करते जाएंगे या फिर लिखते जाएंगे। स्थल परिवहन, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल का लगभग 23 लाख किलोमीटर है। यहां देखना, यहां से क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तुम्हारा। अब इसी को हम लोग फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अलग से डेटा नहीं लाना है, जो है यहाँ पर लिखा हुआ वही पढ़ लेंगे। तो यहाँ सड़क का जाल लगभग क्या बोल रहा है, कितना है, क्वेश्चन नंबर 1। तो 23 लाख किलोमीटर ये बोल रहा है। किस चीज का जाल बोल रहा है, सड़क का जाल। किस चीज का जाल, सड़क का जाल। अब देखो भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। सड़क परिवहन भाई सिंपल सा बात है, रेल परिवहन तो बाद में ही प्रारंभ हुआ होगा, उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी चाहिए होंगे। और सड़क तो ऐसे भी सड़क सड़क हर जगह सड़क होता है, ठीक है। तो सड़क क्या हुआ, सड़क मतलब समझ रहे हो ना, रास्ता। अरे भाई जो रोड होता है वही सड़क हो रहा है, वो है, इसमें कुछ नया वर्ड थोड़ी है। तो कब कौन पहले शुरू हुआ, इसमें क्या सोचना है भाई, सड़क परिवहन पहले शुरू हुआ होगा। और
आज भी रेल परिवहन क्या हर जगह है? नहीं, लेकिन सड़क परिवहन हर जगह है। भले ही वहां पर टूटा फूटा ही सड़क क्यों ना हो, लेकिन सड़क परिवहन है एटलीस्ट। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। ये तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, और तुम इसको सोच सोच के एग्जाम में लिख सकते हो, अगल बगल से पूछ के, आगे पीछे से पूछ के भी लिख सकते हो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देख लो, कि जो सड़क परिवहन है उसका महत्व क्या है? ज्यादा है रेल परिवहन की तुलना में। यानी रेल परिवहन से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? सड़क परिवहन है। क्यों? आखिर क्यों? तो इसका आंसर यहां पर देख सकते हो, बहुत बढ़िया से लिख दिया है। और लिख क्या दिया? तुम खुद से भी, मैंने बोला ना, बना बना के भी लिख सकते हो इसके आंसर को। तो चलो इसके आंसर को देखते हैं। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम होती है। बहुत कम पैसा लगता है, बहुत कम खर्चा होता है। अरे भाई, ना के बराबर खर्चा हो, यही समझ लो। रेलवे की तुलना में रेलवे लाइन बिछाना, उसका व्यवस्था करना, देख रेख करना क्या आसान है? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है। लेकिन सड़क में ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो गया? बहुत सस्ता। पहला नंबर हो गया बहुत सस्ता। लिख दोगे? अरे बिल्कुल, क्या भारी चीज थोड़े यार, सस्ता है, सस्ता है, सस्ता। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़क बनाना बहुत आसान है। अब देखोगे, रेल का जो लाइन है वो हर जगह नहीं बिछाया जा सकता है। तो जहां उबड़ खाबड़ जमीन है, जहां विच्छिन्न इलाका है, बहुत कटा हुआ इलाका है, वहां पर अभी भी तुम जानते हो कि रेलवे लाइन हर जगह नहीं है। बहुत जगह तुम्हें बस के द्वारा जाना पड़ता है, या फिर बोले बस वर्ड नहीं यूज करके सड़क के द्वारा जाना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत जगह अभी भी तुम जानते हो जहां पर सड़क के द्वारा ही, बहुत क्या मैक्सिमम जगह तुम सड़क के द्वारा ही जाते हो। यहां यही बात बता रहा है कि बहुत जगह जहां उबड़ खाबड़ है या फिर विच्छिन्न भूभाग है, वहां पर सड़क ही काम आएगा, वहां पर तुम्हारा रेलवे नहीं काम आएगा। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। अब अधिक ढलाव जमीन है, तो मेन अब यहाँ पर तुम्हारा जमीन वगैरह के लिए ही ये पूरा, यहाँ भी जमीन के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ भी जमीन के बारे में बोल रहे हैं, तो 3 पॉइंट तो ऐसे ही बन जाएगा तुम्हारा। और तुम तो और तेज हो, बोले कि जहाँ ढलुआ है, ढलान है, वहां रेल लाइन नहीं बिछ सकता है। जहां उबड़ खाबड़ है वहां रेल लाइन नहीं बिछ सकता है। जहां पहाड़ी क्षेत्र है वहां रेल लाइन नहीं बिछ सकता है। तुम तो एक ही पॉइंट को 5 पॉइंट कर सकते हो। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। अरे भाई, तुमको स्कूल जाना है तो सड़क से न जाओगे कि तुम चल जाओगे ट्रेन चढ़ोगे? नहीं ना। तो सड़क जरूरी है कि नहीं है? वही बोल रहा है कि भाई सड़क क्या है? बहुत ही जरूरी है। मितव्ययी मतलब कम पैसा में एक जगह से दूसरे जगह जाया जा सकता है, सामान को ढोया जा सकता है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। तो ये मितव्ययी मतलब कम खर्चीला कहाँ के लिए बोल रहा है? जो मतलब ज्यादा दूरी का नहीं है उसके लिए बोल रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत दूरी तक जाना है तो रेल परिवहन वहां पर बड़ा सस्ता पड़ता है, ये भी जान लो। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। मैं बोला ना कि भाई जो तुम जानते हो ना वही सब यहाँ लिखा हुआ, कोई खास एकदम पॉइंट्स लिखे हुए नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है। ये घर घर सड़क है कि नहीं है? है भैया। तो सड़क से घरे घर सेवाओं पहुंचा देगा, घरे घर सामान पहुंचा देगा। सामान को उतारना चढ़ाना ये सब क्या है? सब सस्ता है बोलता है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसा सड़कें रेलवे स्टेशन वायु व समुद्री पथनों को जोड़ती हैं। अब देख लो, अब जो बाकी यातायात के साधन है वो भी बेचारा लोग सड़के पे निर्भर करता है। सड़कवा नहीं रहेगा तो कहाँ वायुयान से कोई उतरेगा? तो वायुयान से उतरेगा तो फिर उड़ के जाएगा घरे। अरे कहाँ से उड़ के जाएगा? वो तो बेचारा सड़क पे ही आएगा, फिर सड़क से ही जाएगा। जैसे ट्रेन से उतरेंगे तो ट्रेन से उतर के फिर ट्रेनवे में बैठ के घरे जाएंगे, जाते हैं क्या? ट्रेन से उतर के ट्रेन में घर नहीं जाते हैं। ट्रेन से उतरिएगा तो आपको सड़क का सहारा लेना पड़ेगा और सड़क से फिर आपको घर आना पड़ेगा।
तो भाई ये क्या बताने का चीज है, पढ़ाने का चीज है? नहीं, याद कर लो, और याद भी मत करो, दिमागवा लगा लो और बुड़बक बना देना एग्जाम में। लेकिन कुछ खास पॉइंट्स जरूर लिख देना ताकि नंबर तुम्हें एकदम फुल नंबर आ जाए। अब चलो, भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अब देखो भयंकर क्वेश्चन आ गया यहां पर। अब इस क्वेश्चन को तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसको याद किए बिना ओहो काम नहीं चलेगा। तो यहां से यदि क्वेश्चन पूछ देगा कि सड़क के सक्षमता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, भारत वर्गीकृत किया गया है सड़कों को, तो 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब यही तुम्हारे लिए भारी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसको याद करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। बोलो पहला क्या हो गया? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। दूसरा हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग। पहला हो गया महाराजमार्ग, फिर हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर क्या हो गया तुम्हारा दूसरा, और तीसरा हो गया राज्य राजमार्ग। तो पहले एकदम बड़ी ऊंचाई पे जाओ, फिर राष्ट्रीय पे जाओ, फिर राज्य पे जाओ। 3 नाम याद हो गया। अब चलो चौथा नाम, यहां पर इसको हटाएंगे तब ना देखेंगे। देखो चौथा नाम हो गया जिला मार्ग। राज्य के नीचे क्या आता है? जिला, तो जिला मार्ग लिख लो। उसके बाद आता है अन्य सड़कें, उसके बाद अन्य सड़क डाल दो 5वां नंबर। और छठा में आ गया तुम्हारा सीमांत सड़कें। छठा नंबर क्या आ गया? सीमांत सड़कें। तो बोलेगा अरे ओहो आसान है भाई, आसान ही है, कोई भारी भारी नहीं है, बहुत आसान ही है। लेकिन अब आसान है तो हर एक के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब सड़क आया, सड़क में 6 प्रकार का सड़क, उस 6 प्रकार के सड़क में भी अब एक एक के बारे में कुछ कुछ जानकारी। तो सबसे पहला आ गया स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। तो यहां पर देख लो, भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता, अच्छा दिमाग में बनाओ कि दिल्ली कहां है, कोलकाता कहां है, अभी दिखा दे रहे हैं चित्र में। तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली, कितना लेन है? 6 लेन, जानते हो ना, 4 लेन 6 लेन, इस तरीके से 6 लेन वाली महाराज मार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। और इसे ही क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। तो इस 2 लाइन को लिख दोगे तो बात खत्म। इतना कम से कम याद रखना पड़ेगा, दिल्ली, कोलकाता। अब ये महा जो नगर है उनके नाम हैं, तो बिना दिमाग लगाए भी याद रह सकता है कि दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, मुंबई है, 4 ही ना है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। तो उसको जोड़ने वाली 6 लेन वाली सड़क है, उसका परियोजना है, उसी को क्या बोलते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। बात खत्म। देखा, तो याद करने के लिए भारी भारी सोचना नहीं है, आसानी से भी याद हो सकता है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित है। 2 गलियारे हैं, अभी दिखा दिया जा रहा है। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा, प्रथम क्या है? उत्तर और दक्षिण गलियारा, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तथा द्वितीय है जो पूर्व पश्चिम है, पूर्व और पश्चिम गलियारा, जो सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य बाद में पढ़ेंगे, पहले यहां देख लेते हैं। कहां गया? हट, चलो यहां देखो, यहां पर देख लो। तो यहां देखना, ये देखो श्रीनगर दिख रहा है ना, और श्रीनगर से नीचे तक जाओगे तो ये गलियारा तुमको दिख जाएगा। ओहो क्या हो रहा है? यहां देखना, ये देखो, ये देखिए भाई जी, ये देखिए उत्तर और दक्षिण गलियारा। सबसे पहले उत्तर और दक्षिण गलियारा दिखा देते हैं। तो ये देखो दक्षिण में कन्याकुमारी दिख रहा है, एकदम पॉइंट है ना, नहीं दिख रहा है? ये देखो, ये देखो कन्याकुमारी यहां पर दिख रहा है, ये देखो यही है गलियारा, ये देखो ये वाला, ठीक है। और उत्तर में क्या है तुम्हारा? श्रीनगर दिख रहा है। तो उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने वाला गलियारा ये वाला श्रीनगर से कन्याकुमारी। और इधर देख सकते हो, इधर से पूरब है और इधर पश्चिम है। ये सब जानते हो ना, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। तो पूरब से पश्चिम तक जोड़ने वाला देखो सिलचर आसाम, यहां देखो लिखा हुआ है सिलचर आसाम। ये देखो सिलचर आसाम, यहां देखना सिलचर आसाम से इधर जोड़ रहा है तुम्हारा, इधर तक देखो यहां पोरबंदर दिख रहा है ना,
यही दिख रहा है, यहाँ देखो, ऐसे ऐसे करके देखो ना जी, ऐसे, ये देखो, ये वाला, ये देखिए भाई लोग, ये देखिए, ये देखिए, देखिए 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 देखिए, ये देखिए, दिख रहा है। ओफ, वो का लिया जा रहा है यार भाई, ये देखिए नीला वाला सा देख लीजिए, है ना। तो ये दूसरा गलियारा हो गया। अब स्वर्णिम चतुर्भुज वाला देख सकते हो, देखो ये वाला जो पिल्ला पिल्ला दिख रहा है, यही है स्वर्णिम चतुर्भुज। देखो यहां पर होता है दिल्ली, यहां पर है तुम्हारा कोलकाता, इधर है तुम्हारा नीचे चेन्नई, और फिर इधर से हो गया तुम्हारा मुंबई। तो ये हो गया तुम्हारा 4 महानगर। क्या है यहाँ पर? 4 महानगर। ये देखो चेन्नई दिखाई दिया जा रहा है, ये देखो चेन्नई है। तो इस तरीके से यह जो पीला पीला दिखेगा, तुम अपने बुक में भी देख सकते हो, वह हो गया स्वर्ण चतुर्भुज जो दिखाया गया। और उसके बाद देख सकते हो उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व से पश्चिम गलियारा को भी दिखा दिया गया। दिखाया ना मैंने अभी, तो वही सब तुमको यहाँ समझना था और कोई खास बात समझने का नहीं है। तो यहाँ पर फिर से देख लो क्या बोल रहा है। हाँ, समझ में आ गया ना। अब देखो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता हुआ उत्तर दक्षिण गलियारा है। चलो तो आगे पढ़ते हैं। आगे देख सकते हो इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य आखिर क्या है। तो यहां पर देख सकते हो इसका प्रमुख उद्देश्य है मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना, यानी मेगा सिटीज को क्या कर देना, एक दूसरे से कनेक्ट करना। यही इसका क्या है, उद्देश्य है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार में है। तो अब यहां से एक एक नंबर का क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही है, यह राजमार्ग भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के अधिकार क्षेत्र में है, यानी कि उसके द्वारा इसको क्या किया गया है, बनाया गया है, उसी के अधिकार क्षेत्र में ये आता है। अब यहां पर दूसरा क्या था, दूसरा था राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देख सकते हो इसका रखरखाव किसके क्षेत्र में आता है, तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि CPWD। दूसरा क्वेश्चन हो गया ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं इस तरीके के 4 क्वेश्चंस बनेंगे। तो पहला ऊपर हो गया, ये दूसरा हो गया। अब देखो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, यानी कि नेशनल हाईवे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे हो गया कि देश के दूरस्थ भाग है उसको कौन जोड़ता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। आगे देख सकते हो प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रखरखाव, ये तो समझ ही गए, के अधिकार क्षेत्र में है। अब देखो, अब तुमको कभी कभी क्वेश्चन पूछ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में 4 लाइन लिखें, तो 2 लाइन यहां भी लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो पॉइंट्स भी यहां बन जाते हैं और साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं। जिस तरीके से इसको देखो उस तरीके से फायदेमंद है भाई, हर तरीके से इसको यहां पर लिखा जा सकता है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। तो यहां पर जैसे पिछला चित्र मैंने दिखाया था, वहां पर बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनका नंबर भी दिया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 2 3 4, ठीक है। और ये सभी दिशाओं में फैले हुए हैं। कौन बना रहा है, CPWD इसका निर्माण कर रहा है और उसका रखरखाव कर रहा है। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, जैसे मैंने बताया ना कि 1 2 3 4 नाम है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत खास इंपॉर्टेंस का होता है। तो उसमें तो खैर बहुत सारे राजमार्ग का नाम और नंबर याद करना होता है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक दिया हुआ है। क्या है ये, अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये ऑब्जेक्टिव तुम्हारा बनता है, शेरशाह सूरी मार्ग क्या है, नंबर 1। इसको याद कर लेना तुम लोग। चलो अब लोग आगे देखते हैं। राष्ट्रीय के बाद क्या था, जल्दी देखो, यहां देखना, दूसरा है राज्य राजमार्ग। भाई पहला क्या हो गया, पहला हो गया तुम्हारा, यस पहला हो गया, देख लो क्या नाम है, स्वर्णिम चतुर्भुज। दूसरा क्या हो गया, राष्ट्रीय हाईवे यानी नेशनल हाईवे। और तीसरा क्या हो गया, राज्य से रिलेटेड है भी, राज्य राजमार्ग, तो स्टेट हाईवेज है।
राज्यों की राजधानियों को, जैसे तुम जिस राज्य में हो उसकी राजधानी है ना, और अलग जिला मुख्यालयों से जोड़ना, जो जिला में हो उसका मुख्यालय भी होता है, तो जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। तो यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन हो गया एक कि ये कहां से कहां जोड़ता है। तो सिंपल सा बात है कि ये राज्य की राजधानी को जो जिला के तुम्हारा मुख्यालय है उनसे क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, और इसी का क्या नाम है, राज्य राजमार्ग है। ठीक है, तो क्या यहां से भी एक और क्वेश्चन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब इसको राज्य तथा केंद्र शासित, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। देखो, क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। देखा, मैंने बताया था कि जो निर्माण कर रहा है और जो उसका रख रखाव कर रहा है उसका नाम याद करते जाना है। तो राज्य राजमार्ग का निर्माण और उसका रख रखाव कौन करेगा? PWD, याद कर लेना है तुमको। इसके बाद रहता है तुम्हारा जिला मार्ग। ठीक है, राज्य से नीचे क्या होगा? जिला, तो जिला से संबंधित ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। तो जिला में जिला मुख्यालय मेन हो गया, और उससे दूर दूर का सुदूर इलाका क्या हो गया, उसको बोल रहा है प्रशासनिक केंद्र। तो ये सब वर्ड्स याद रखो, क्या वर्ड पकड़ना है यहां पर, कौन वर्ड को कौन वर्ड से पकड़ करके जोड़ना है। तो यहां दो खास वर्ड तुमको मिल रहा है। पहला क्या मिल रहा है? प्रशासनिक केंद्र, और दूसरा मिल रहा है जिला मुख्यालय। दोनों को याद करना होगा। तो जिला से तो जिला मुख्यालय याद हो जाएगा, लेकिन प्रशासनिक केंद्र तुमको याद करना होगा कि अब यह जो जिला मार्ग है यह प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ता है, या जिला मुख्यालय को प्रशासनिक केंद्रों से जोड़ता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? जिला मार्ग कहेंगे। इन सड़कों का व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो जिला परिषद को है। देखा, जैसे यहां पर PWD याद किया, यहां पर क्या याद करना है? जिला परिषद। तो ये सब पॉइंट्स जो जो बन रहे हैं उसको याद करते जाना। देखो, इसलिए मैं पॉइंट वाइज पढ़ाता हूं, क्वेश्चन आंसर वाइज पढ़ाता हूं। तो यहां से भी क्वेश्चन हो गया, यहां से भी क्वेश्चन हो गया, ताकि तुम्हें एग्जाम में एकदम मक्खन लगे, जो भी क्वेश्चन आए तुम्हें उसका आंसर आता रहे। अब अन्य सड़कें, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं तो जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों के को शहरों से जोड़ती है। अब देखो, तुम जिस शहर में रहते हो या जिस गांव में रहते हो उससे जोड़ने वाली सड़कें हैं। तुम देखना बहुत जगह बोर्ड लगा होगा जहां पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना लिखा हुआ मिलता है, इस तरीके से बोर्ड में। और वहां पर बोर्ड में लिखा हुआ चीज क्या बता रहा है कि ये जो सड़कें हैं वहां पर ग्रामीण इलाकों में जो सड़कें हैं जो कि शहरों से जोड़ रही हैं, या दूरस्थ इलाका का जो जगह है उसको शहरों से जोड़ रही हैं, उसमें ये वाला चीज तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। तो सिर्फ यही नहीं है, लेकिन इसके द्वारा प्रोत्साहन मिला है जिसके द्वारा बहुत सारे सड़कों का निर्माण हो रहा है। हमारे इलाके में भी हुआ है, वहां पर मैंने बोर्ड देखा है तभी मैं बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान है जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों वे सड़क, हाँ ठीक है, द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। तो यहां से तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इसमें क्या प्रस्तावना, इसका क्या मतलब है, क्यों इसको बनाया जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य है। तो सीधा सीधा इसका उद्देश्य, जैसे कि स्वर्णिम वाला देखा था ना, क्या उद्देश्य है कि प्रमुख महानगरों को जोड़ना, तो इसका भी कुछ उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कि गांवों को शहरों से क्या करना, जोड़ना। कैसे? पक्की सड़कों के द्वारा। यहां देखो, अब सड़क बोलो यार तो पक्का ही सड़क होगा, कच्चा सड़क से क्या जोड़ा जाएगा। अब देखो, कच्चा सड़क तो ऑलरेडी है ही, वहां पर जहां भी देखो कच्चा सड़क तो है ही, तो कच्चा सड़क को क्या यहां पर लिखेगा, पक्का सड़क। ठीक है, तो पक्का सड़क का यहां परिभाषा ये लिख रहा है, तो आगे भी लिखेगा कि पक्का सड़क कैसा होता है, जिसको डामर वगैरह से बनाया जाता है, जिसको सीमेंटेड बनाया जाता है, वही सब पक्का सड़क होता है। लेकिन यहां पर खास बात लिख रहा है कि वैसा सड़क का निर्माण करना जो कि साल भर परिवहन वहां पर हो सके। तो देखा क्या क्या पॉइंट्स आया, सब समझ में आ गया ना, और इनसे क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब आ गया सीमांत सड़कें। अब एक खास है, इससे थोड़ा सा समझ लेना है।
तो उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त ये सारी सड़कें समझ ली हम लोग, भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है। बोलो क्या है? सीमा सड़क संगठन। अब देखो एक नया नाम आ गया, जो क्या करता है, देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उसकी देखरेख करता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आ गया कि देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख कौन करता है? तो इसका उत्तर क्या है? यस, तो याद करना होगा, सीमा सड़क संगठन। क्या बोलेंगे? सीमा सड़क संगठन इसका क्या करेगा? देखरेख भी करेगा और इसका निर्माण भी करेगा। यह संगठन 1960 में बनाया गया। नया क्वेश्चन कि ये सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? तो 1960 में बनाया गया। अब देखो यार, कुछ खास चीज तो रहता नहीं है इसमें, सिर्फ याद करने वाला पॉइंट्स होता है। एसएसटी में तुम जानते हो कि बहुत सारे पॉइंट्स को दिमाग में याद कर लेना है और कुछ खास ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरी नहीं है। जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। अब देखो यहां से और क्वेश्चन पूछेगा कि 1960 में सीमा सड़क संगठन बनाया गया था, उसका उद्देश्य क्या था? डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर करना होगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका उद्देश्य, निर्माण का उद्देश्य था कि उत्तर एवं उत्तर पूर्वी के जो राज्य हैं उनके सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना, उनके ऐसे सड़क का निर्माण करना जो कि उनके सामरिक विकास को कर सके, सामरिक महत्व का हो। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है। अब ये जो सड़क बना है उससे जो दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी इलाके, जहां पर के तुम जानते हो ना उत्तर पूर्वी में बहुत सारा पहाड़ी इलाका है जहां पर सड़क बिल्कुल नहीं था और जहां जाना भी बहुत मुश्किल था। जो दुर्गम इलाके हैं, दुर्गम मतलब जहां पर जाना बहुत ही, जहां गम्यता बहुत ही मुश्किल है, उसी को बोलेंगे दुर्गम स्थान। तो वहां पर इन सड़कों का विकास किया गया है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई हैं। बिल्कुल सड़क नहीं है यार तो कुछ भी नहीं है। मान लो कि तुम्हारे घर 10-15 गायें रखी हैं तुमने, दूध होता है, मक्खन, घी सब होता है, लेकिन तुम्हें जब उसको बेचना होगा तो तुम्हें जाने के लिए मान लो कि 1000 रुपया खर्च हो जाएगा। तो क्या तुम उसको वहन कर पाओगे? नहीं, नहीं वहन कर पाओगे। जितना तुमको भाड़ा लग जाएगा, मतलब जितना तुमको फायदा होगा उतना भाड़ा ही लग जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ यदि वहां परिवहन तंत्र मजबूत हो और तुमको भाड़ा के नाम पर सिर्फ 100 रुपया लगे, तब बताओ, तब बेच सकते हो? बिल्कुल, क्योंकि तुमको वहां फायदा हो रहा है। तो ये सब लाइफ लाइन होता है, इसीलिए यहां पर इस चैप्टर का भी नाम है लाइफ लाइन। याद रखना, ये लाइफ लाइन है हमारे देश का, हमारे अर्थव्यवस्था का। यानी कि ये नहीं है तो हमारा विकास नहीं हो सकता है। अब देखो यहां पर बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें जैसे मैंने बताया सीमेंट का, कंक्रीट का, टारकोल द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ये पक्का सड़क हो गया तुम्हारा, है ना। यहां देखना, ये देखो निर्मित होती है, ये 12 मासी सड़कें होती। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती। तो भाई कच्ची सड़कें बनाने का क्या जरूरी? कच्ची सड़कें तो है ही, ऑलरेडी हैं, ठीक है। लेकिन जो दुर्गम स्थान, अब जहां पहाड़ी है वहां काट कर जो सड़क बनाया जा रहा है, अब उसको काट के उतना पैसा लगा के बनाया गया तो उसको पक्का तो किया ही जाएगा, कच्चा तो नहीं छोड़ा जाएगा। तो यही सब है कच्चा सड़क और पक्का सड़क। जानते हो ना ये सारा चीज? नहीं जानते? क्यों नहीं जानते भाई? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और तुम्हें ये पता भी होगा। अब सड़क घनत्व देख सकते हो, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। देखा, एनसीईआरटी का हर एक लाइन एकदम खासम खास होता है। भले ही बहुत इलेबोरेट करके नहीं बताया जाता है, बहुत छुपा छुपा के बताया जाता है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंस का होता है। यहां से देखो एक क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? सड़क घनत्व किसे कहते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर भी लिखा है। सड़क घनत्व किसे कहते हैं? तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में, मतलब 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क की लंबाई, कितना लंबा सड़क है, उसी को सड़क का क्या कहेंगे? घनत्व कहेंगे।
देश में सड़कों का वितरण एक समान नहीं है। यह भी तुम जानते हो कि देश में जो सड़क है उसका वितरण एक समान नहीं है। इनका घनत्व जम्मू कश्मीर में 12.14 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। अब ये सब क्वेश्चन आते जाएगा, ये याद रखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको पढ़ लेना है। तो पूछेगा कि सड़क का घनत्व जम्मू कश्मीर में कितना है, तो यहां लिख देंगे 12.14 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। केरल में कितना है, तो 517.77 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। इस तरीके से ये 2011 तक का है, जबकि 31 मार्च 2011 के अनुसार सड़क का औसत राष्ट्रीय घनत्व कितना बता रहा है, 142.68 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। अब ये जो आंकड़े हैं ये एकदम लेटेस्ट चाहिए तो वो तो अलग बात है, लेकिन एनसीईआरटी में तो यही लिखा हुआ है। यदि तुम बुक से याद कर रहे हो तो तुमको यही याद करना होगा। अब देखो, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। भारत में सड़क परिवहन अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। अब देख लो भैया, अब यहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा जो कि तुमको यहां पर आंसर भी खुद से कर सकते हो। बहुत सारे आंसर को क्या होता है ना, सिंपल आंसर होते हैं जिसको सोच सोच के यहां लिख सकते हो। तो ऐसा ही कुछ यहां पर भी है कि जो सड़क परिवहन है वह भी कई समस्याओं से गुजर रहा है। कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कृपया करके प्रेम पूर्वक लिख दीजिए। तो आप लिख दीजिएगा। सबसे पहला क्या होता है, ट्रैफिक। ये देखो लिख दिया है, यातायात व यात्रियों की संख्या को देखते हुए सड़कों का जाल अपर्याप्त है। लगभग आधी सड़कें कच्ची है तथा वर्षा ऋतु के दौरान इनका उपयोग सीमित हो जाता है। दो वो यहां पर लिख दिया है। क्या हो गया, पहला बोलता है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक की समस्या है, कम सड़क है, ज्यादा लोग उतर जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, ट्रैफिक की समस्या होगी, भीड़ भाड़। दूसरा, वह बहुत सारा कच्चा रोड है जो कि वर्षा ऋतु में काम नहीं करेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग भी अपर्याप्त है। तीसरा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, अपर्याप्त है। इसके साथ ही शहरों में भी सड़कें अत्यंत तंग और भीड़ भारी हैं। सड़क क्या है, बहुत जगह पतला सड़क है, ठीक है, तथा इन पर बने पुल व पुलिया पुराने तथा तंग हैं। तो ये सब पॉइंट्स, हर एक लाइन क्या हो जा रहा है, एक पॉइंट हो रहा है तुम्हारे लिए जो कि तुम एग्जाम में लिख सकते हो। क्या बोल रहा है, परंतु हाल के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में सड़क मार्गों का तेजी से विकास हुआ है। ये तो हम जान रहे हैं कि अभी कुछ वर्षों में बहुत तेजी से विकास हुआ है, 4-5 साल में। तो काफी जगह तुम खुद भी देखे हो कि सड़कों का निर्माण तेजी से हो रहा है। पुराने पुल तोड़ के नए पुल बनाए जा रहे हैं, वो तो जान रहे हो। लेकिन यदि समस्या आएगा तो जो जो चीजें मैंने बताया वो सारी समस्या लिख दोगे, तो लिख सकते हो ना, बिल्कुल। तो अब हम लोग आएंगे अपना दूसरा, और ये क्या है, रेल परिवहन। रेल तो तुमने चढ़ा ही होगा, है ना। मालगाड़ी पे चलते हो, किस पे चढ़ते हो, यस, पैसेंजर गाड़ी पे चढ़ते हो जी। मालगाड़ी पे काहे के लिए चढ़ोगे। तो रेल परिवहन, भारत में रेल परिवहन वस्तु तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। तो रेल परिवहन में मेन दो चीज है, वह क्या है तुम्हारा, वस्तुओं का एक जगह से दूसरे जगह परिवहन, और ये बहुत दूरी में हुआ तो काफी ये सस्ता पड़ता है। और दूसरा है तुम्हारा, हाँ हम लोग चलते हैं, यानी कि यात्री लोग चलते हैं। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है। अब यहां से क्वेश्चन हो सकता है, देखो तुम बच्चे हो तो तुम्हें बच्चे जैसा क्वेश्चन पूछेगा कि क्या क्या सहायता हो सकता है। तो व्यापार रेलवे के बिना बहुत मुश्किल है। अब छोटे मोटे व्यापारियों की बात नहीं हो रही है, बड़े बड़े व्यापारियों की बात हो रही है। लेकिन छोटे मोटे व्यापारी भी उस पर निर्भर होते हैं। ऐसा मत सोचना कि जो छोटे व्यापारी होते हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ, या फिर बोले परिवहन के लिए सिर्फ रोडवेज का, यानी कि रोड का सहारा लेते हैं, सड़क का सहारा लेते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो कि बाहर से कैसे आते हैं, ट्रेन के द्वारा आते हैं, रेल के द्वारा आते हैं। भ्रमण करना है, तीर्थ यात्रा करना है, लंबी दूरी तय करना है, ट्रेन से अच्छा कौन सा चीज है, सामान का परिवहन करना है आदि। तो आंसर हो गया इसका। पूछेगा कि रेल परिवहन के क्या क्या फायदे हैं, तो सब लिख देना। व्यापार में, एक सामान को दूसरे जगह ले जाने में, भ्रमण में, तीर्थ यात्रा में, लंबा दूरी तय करने में, आराम से एक जगह से दूसरे जगह जाने में, बहुत सारा चीज लिख देना। एक प्रमुख परिवहन
एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेलवे एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी माना जाता है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के लिए तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। तो ये सब भी फायदा है रेलवे का। क्या है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कृषि के लिए, साथ ही साथ यहाँ उद्योगों के लिए, उद्योग के लिए तो मतलब मत पूछो कितना इंपॉर्टेंस रखता है रेलवे। इसी के साथ भैया जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें नौकरियां भी बम्पर लगती हैं। जितने भी बच्चे हो रहे हैं, मतलब बच्चे हो रहे हैं नहीं, जितने भी बच्चे होते हैं उनका एक चॉइस जरूर होता है कि मुझे रेलवे में नौकरी करनी है, तो ये भी जान लो। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। अब यहाँ देखो 31 मार्च 2011 के दिन भारतीय रेल परिवहन की मार्गीय लंबाई 64,460 किलोमीटर थी। तो ये तो बहुत पुराना हो गया, जिस पर 7,133 स्टेशन थे तथा इसमें 9,213 रेल इंजन, 53,200। तो ये वाला देखो, ये वाला जो डाटा है ये तो पुराना डाटा है, तो इसको बार बार रिवाइज करने से क्या फायदा। यदि तुम्हारे एग्जाम में तो ये नहीं शायद पूछा जाए, लेकिन यदि पूछा जाए तो तुम इसी को लिख सकते हो, या फिर यदि कुछ नया डाटा है तुम्हारा तो उसको भी तुम लिख सकते हो। तो इसको ज्यादा महत्व हम लोग नहीं दे सकते हैं। अब देखो यहां पर एक खास पॉइंट लिखा हुआ है, देखो कितना अच्छा बात लिखा हुआ है। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। अब ये सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं है। देश की पहली रेलगाड़ी, तुम्हें भी याद होगा, यदि तुमने जीके पढ़ा होगा तो तुमने इसको जरूर रटा होगा बचपन में, कि 1853 में मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर दूर जिसने तय किया था दूरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सब मैं बताते जा रहा हूं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो चलो यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां देख सकते हो। 3 गेज को दिया गया है जो कि तुमने बचपन में याद किया होगा। याद करो, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, ये सब याद किया होगा तुमने। वही यहां पर दिया गया है ब्रॉड गेज। इनमें पटरियों के बीच की दूरी क्या होगी उसको दर्शाया गया, उसको याद करना है। तो देखो ये जो ब्रॉड गेज है 1.676 यहां पर मीटर इनके बीच की दूरी है, दो पटरियों के बीच की दूरी। मीटर गेज में क्या है, 1 मीटर का दूरी रहेगा। और तुम्हारा जो छोटी लाइन दिख रहा है वह क्या है, 0.762 यानी कि, या फिर 0.610, ये नैरो गेज हो गया। तो इस तरीके से ब्रॉड गेज, मीटर गेज और ये नैरो गेज, छोटी लाइन, इस सब को तुमको याद करके रखना है, क्योंकि इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। और इसका रूट का टोटल देख सकते हो 64,460 किलोमीटर है, तो इसको याद भी कर सकते हो। अब एकदम खास बात, भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। तो यहां पर रेलवे जोन की बात कर रहा है, 16 रेलवे जोन की बात कर रहा है। तो यहां पर देख सकते हो 16 रेल जोन को मैं ऐसे चित्र में सिर्फ दिखा दे रहा हूं, क्योंकि इसका नाम भी याद तुमको नहीं करना है और साथ ही साथ इसका मुख्यालय भी याद नहीं करना है। तो ये देख सकते हो, ये 16 जोन में पूरे इंडिया के जो रेलवे परिचालन होता है उसको क्या किया है, रेल परिवहन को 16 जोन में बांट दिया गया है, ताकि सुचारू रूप से इसको चलाया जा सके। और प्रत्येक जोन का क्या है, मुख्यालय भी है। तो ये तुम जीके में इसको याद भी कर सकते हो यदि याद करना चाहो तो। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, अब यहां पर से फिर से क्वेश्चन आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भाई देश में रेल परिवहन के वितरण मतलब क्या हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन, कहां कहां रेल लाइन है, कहां कहां नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रेल लाइन का विकास नहीं हो पाया, वहां तक रेल लाइन नहीं पहुंच पाया है। तो आखिर ऐसे क्या कारक हैं जो जिसके कारण वहां पर रेल लाइनें नहीं पहुंची हैं, और या फिर क्या क्या कारक हैं जिसके कारण वहां रेल लाइनें पहुंची हैं। तो यही सब यहां पर लिखा गया है। तो देख सकते हो यही क्वेश्चन बना के तुमसे पूछा भी जाएगा। भू आकृतिक, आर्थिक व प्रशासनिक कारक प्रमुख हैं।
भू आकृति समझ में आ रहा है ना, भू आकृति कि किस प्रकार का वहां क्षेत्र है, क्या वहां रेलवे लाइन बिछाया जा सकता है या नहीं बिछाया जा सकता है, इस पर वहां का रेलवे लाइन है या नहीं है वह निर्भर करता है। आर्थिक तो है ही, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट कैसा है, यदि एकदम क्षेत्र डेवलप नहीं है तो वहां पर रेल की पटरियां देखने को तुम्हें नहीं मिलेगी। प्रशासनिक, प्रशासकीय लिखा हुआ है, प्रशासकीय मतलब वहां का जो मैनेजमेंट हो रहा है, वहां की सरकार वहां किस तरीके से, तो ये तो बेसिकली जो रेल है वह केंद्र सरकार में मतलब केंद्र सरकार के अधीन आता है, यह भी तुम्हें जान लेना चाहिए। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास में व वृद्धि में सहायक रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है, जो उत्तर का मैदान है वहां पर देखो कि रेल का जो पटरियों का तुम्हें जाल मिलेगा। तो भाई आखिर ऐसा क्यों है, क्यों वहां पर इतना ये बिछाया गया रेल की पटरियां, तो यहां सिंपल बात लिखा गया है। जैसे वहां समतल भूभाग है, सबसे पहले तो भूभाग ही देखा जाएगा कि वहां रेल की पटरियां बिछ सकती हैं या नहीं, उसमें ज्यादा बाधा तो नहीं आ रहा है। जनसंख्या वहां का सघन है, संपन्न कृषि है, प्रचुर संसाधनों के कारण। अब देखो कृषि और संसाधन का क्या काम है, तो भाई संसाधन वहां पर है तो उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, फैक्ट्रियां हैं, साथ ही साथ उद्योग धंधे हैं। तुम जानते हो कि जो उद्योग हैं उसके लिए जो रेल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कच्चे सामग्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के द्वारा नहीं पहुंचाया जा सकता। रेल ही मतलब कि बस और ट्रक से पहुंचाना बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च होगा। लेकिन रेलवे है वहां उससे, जैसे कोयला तुमने देखा होगा बहुत बार रेलवे में मालगाड़ी में कोयला को ढोते हुए, क्यों, क्योंकि वो क्या है, सस्ता है, जिसके कारण वो बहुत दूर तक उसको ले जाया जा सकता है। इस कारण से उन इलाकों में क्या हुआ, रेलवे का ज्यादा विकास हुआ। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जाल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं, प्रायद्वीप भारत में रेल मार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। तो भाई रेल यदि तुमने देखा है ना और रेल पे कभी चढ़े हो ना, तो देखोगे कि कैसे वो पुलिया से गुजरता है, कैसे वो सुरंगों से गुजरता है। तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन उनको तोड़ ताड़ के बना के भी रेलवे का जाल बिछाया गया है। अब देखोगे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्गम, उच्चावच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। अब बात सीधा सा है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रेलवे का विकास नहीं हुआ है। तो जैसे क्या हो गया, दुर्गम, दुर्लभ, उच्चावच, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़, जिसमें विरल जनसंख्या, ज्यादा जनसंख्या नहीं है, जहां आर्थिक विकास नहीं है, आर्थिक हलचल नहीं है, जहां पर बहुत सारा तुम्हारा आर्थिक क्रियाकलाप नहीं हो रहा है, वहां पर रेलवे पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये सब क्या है, इसके क्षेत्र में बाधा है, मतलब वहां पर रेलवे का विकास नहीं हुआ है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। इसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत जगहों पर रेल लाइनें हैं। हालांकि तुम देख सकते हो उतना विस्तृत जाल नहीं है, फिर भी यहाँ पर रेल लाइनों का जाल तो जरूर है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, जैसे ही ये तुम्हें नाम पढ़ा जाता है, तुम्हारे दिमाग में वो चित्र बनना चाहिए कि मध्य प्रदेश कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, गुजरात कहाँ है, झारखंड कहाँ है, वो सारा इमेज तुम्हारे दिमाग में बनना चाहिए। सह्याद्री तथा उसके सन्निध क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी घाट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। तो भाई पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, दिमाग में आ रहा है ना सारा पिक्चर। नाइन्थ में ही पढ़े हो, फर्स्ट चैप्टर में ये सारा चीज पढ़ाया गया है कि पश्चिमी घाट कौन सा है, पूर्वी घाट कौन सा है। तो वहां पर बता क्या रहा है, कोंकण रेलवे के विकास ने, अरे भाई जहां भी रेलवे का विकास होगा तो वहां पर पदार्थों का आवागमन होगा और यात्रियों को सहायता मिलेगा। बस यही बात यहां पर लिखा हुआ है। तो यही सब चीज लिखी हुई है इसके बारे में।
आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। जान ही रहे हो तुम कि यहाँ पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक तो रेलवे क्या है, रेलवे एक अलग मंत्रालय बना दिया गया है, रेलवे का अलग से बजट पेश होता है। रेलवे तुम जानते ही हो उसके कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे समाज के लिए, कितनी नौकरियां जनरेट करता है प्रतिवर्ष। तो इसलिए ये क्या है, बहुत बड़ा एक अर्थव्यवस्था का क्या है, क्षेत्रक है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है, अब आ गई भैया रेल परिवहन में समस्याएं। यहां से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कि क्या क्या समस्याएं हैं, जरा बताइए रेलवे में क्या क्या समस्याएं हैं। तो बहुत सारी समस्याएं तुम अपने से भी लिख सकते हो, यहाँ जो जो मेंशन किया गया है वो एग्जाम में लिख सकते हो। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं, देख लो सबसे पहला तो यही हो गया। तुम्हारे दिमाग में भी एक आंसर आया होगा कि यार रेलवे में बहुत सारे यात्री क्या होते हैं, बिना टिकट की यात्रा करते हैं। अब ऐसा होगा तो बताओ रेलवे डिपार्टमेंट को क्या होगा, बहुत ज्यादा घाटा होगा। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतया समाप्त नहीं हुई है। दूसरा, अच्छे अच्छे ट्रेनों को चलाया गया, एक से एक सुविधाएं दी गई, लेकिन जो उसमें बैठने वाले हैं वो तो महान है, बहुत महान है इंडिया के लोग, वो क्या करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, साथ ही साथ चोरी करेंगे, थूकेंगे, गंदगी फैलाएंगे। कोई क्या कर सकता है, ठीक है। तो ये समस्या है। चेन खींचने वाला समस्या है ही, यहां भी देख लो, जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोक देते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। तब ये तो अलग बात है कि रेलगाड़ी को निर्धारित समय में चलने के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन उठाया कि जो जंजीर वाला बात है ना, उसी पे लेकर के उठाया है कि जंजीर खींच देगा कहीं पे तो भाई रेल जो है वो देर सवेर हो ही जाएगा। तो भाई तुम्हारे लिए 3-4 पॉइंट्स यहां पर जो लिखा गया है कि क्या क्या समस्याएं हैं, तो वो समस्याओं को तुम यहां पर लिख सकते हो, उसका आंसर लिख सकते हो। ये एग्जाम में आ सकता है और बड़ा साधारण सा इसका आंसर है, 3-4 पॉइंट लिख सकते हो। अब देखो यहां पर आ गया तुम्हारा पाइपलाइन, ठीक है। ये देखो ये है तुम्हारा पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या है भाई, पाइप का विस्तृत जाल है जिससे होकर के बहुत सारे पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह परिवहन किया जाएगा। जैसे गैसों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, जैसे क्रूड ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। और आजकल तो क्या किया जा रहा है, बहुत सारे पदार्थों को तरल अवस्था में भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, किसके द्वारा, पाइपलाइंस के द्वारा। तो पाइपलाइन भी क्या हो गया, यह भी एक व्यवस्था हो गया, सिस्टम हो गया परिवहन का। और इसमें इसके विस्तृत जाल यदि हो तो बहुत अच्छा है। तो भारत में परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। तो भाई भारत के मानचित्र पर है, तो जरा देख ही लेते हैं इसके मानचित्र को ही कि परिवहन का व्यवस्था है कि नहीं है। यहां देख लो, ये देख लो, ये देखो, ये पूरा पाइपलाइन का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के पाइपलाइंस हैं जिससे कि अलग अलग पदार्थों का परिवहन होता है। ये देखो पाइपलाइन का एक और चित्र दिखाया गया है, तो इसको थोड़ा थोड़ा याद भी करना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पर पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं। तो यहाँ देख लो, पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। ये तो तुम जानते हो कि तुम्हारे घरों में भी पाइपलाइन के द्वारा पानी आता है कि नहीं आता है। तुम्हारे घरों तक भी पाइपलाइंस होंगे, शायद हो सकता है, जिससे होकर के तुम्हारे घरों में पानी आता होगा। लेकिन उसकी बात ये नहीं कर रहा है। इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। अब एक एक पॉइंट को बढ़िया से पढ़ पढ़ के समझ लेंगे। तो पाइपलाइंस जो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें बात हो रही है गैस का एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, क्रूड ऑयल का एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, अन्य पदार्थों का तरल अवस्था में एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, इनकी बात हो रही है। तो जरा फिर से पढ़ ले, प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाना। गैसों को कहां कहां पहुंचाना, अलग अलग जगहों पर पहुंचाना, जैसे ताप विद्युत गृहों में पहुंचाना, उर्वरक के कारखानों में पहुंचाना, गैस शोधनशालाओं में पहुंचाना, ठीक है।
ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। दूसरा चीज क्या हो गया, तो गैस का बात हो गया। फिर जो ठोस पदार्थ हैं उसको क्या किया जाएगा, तरल बना दिया जाएगा, उसको स्लरी कहा जाएगा। उसको फिर एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाएगा, किसके थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू। फिर देख लो सुदूर मतलब काफी दूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। अब देखो जो तुम्हारा गैस का उत्पादन हो रहा है कहीं दूर स्थान पे हो रहा है और वो पाइपलाइन बिछाया गया काफी दूर तक, कई किलोमीटर लंबा पहुंच गया कहीं दूसरे स्थान पर, अभी हम लोग चित्र में देखने वाले हैं। तो उसके कारण जो जहां जहां वो पाइपलाइंस होकर के गुजरते हैं वहां भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, यानी कि वहां भी कारखाने स्थापित हो जा रहे हैं। वहां भी जैसे यहाँ पर उर्वरक बार बार बोल रहे तुम्हारा कि उर्वरक का कारखाना स्थापित हो जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर पाइपलाइंस गुजर रहे हैं, उसको जो सामान चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वो वहां पर उसको क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है लेकिन इसको चलाने की रनिंग लागत न्यूनतम है। वाहनांतर देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर है। अब देखो यहां पर 2-3 लाइन में इसका फायदा लिख दिया है कि पाइपलाइन का क्या क्या फायदा हो सकता है। तो भाई इसको बिछाने में काफी पैसा लगेगा लेकिन फिर भी इसका मेंटेनेंस चार्ज क्या है, बहुत कम है, ये लाइन लिख सकते हो। इसके बाद बोल सकते हो कि जब एक पदार्थ को दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है तो उसमें वाहन जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के क्रम में बहुत कम उसका लीकेज हो रहा है या हानि हो रहा है, ये दूसरा पॉइंट बता रहा है। यहां पर देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। अब ये 3 प्रमुख जाल को हम लोगों को कहां देखना पड़ेगा, चित्र में देखना पड़ेगा। तो यहां देख सकते हो ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से, अब देखो ये असम का तेल क्षेत्र यानी कि क्रूड ऑयल का बात कर रहा है कि ऑयल पाइपलाइन का बात कर रहा है। तो बोलता है असम का, याद रखना असम से के तेल क्षेत्र से, तो असम का डिगबोई जान रहे हो, वहां पर तेल क्षेत्र है जहां पर तेल शोधन होगा। तो वहां पर से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है तक इसकी शाखा है। इसके बाद एक शाखा इसका बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है, दूसरी राजबंद से मौरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। अब देखो इसको क्या करना होगा, इसको तो याद करना होगा, बड़ी भारी भारी चीज दिया हुआ है तो इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि इतना आसान तो है नहीं। तो यहां पर देख सकते हो चित्र में दिखाया भी हुआ है, तुम लोगों को दिख रहा होगा। ये देखो असम से के डिगबोई से यहां पर इस तरीके से आ रहा है और ये देखो बरौनी से होता हुआ फिर यह देखो यहां पर राजबंद और हल्दिया तक यहां पर पहुंच गया है। फिर यहां कोलकाता है, फिर यहां मयूरभंज दिख रहा है तुमको, वहां तक गया है। फिर इस तरीके से ये आते हुए कानपुर तक तुमको पहुंच गया है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इसको यहां दिखाया गया है। एक और यहां लाल रंग से है, यहां देख लो, यहां देखो, ये देखो, यहां देखो डिगबोई से होता हुआ ये देखो यहां पर आ रहा है और यहां से देखो ये वाला, और ये बरौनी से होता हुआ फिर यहां हल्दिया तक गया है। हालांकि फिर यहां पर लाल रंग से इसको दिखाया गया जो कि कानपुर है और उत्तर प्रदेश में, वहां तक पहुंचा है। तो यहां पर ये जो लाल रंग वाला दिखाया जा रहा है ये प्रोडक्ट पाइपलाइन को दिखा रहा है। प्रोडक्ट पाइपलाइन मतलब दूसरा उसमें प्रोडक्ट को भेजा जा रहा है, लेकिन यहां पर ये सारा क्रूड ऑयल का तुमको दिखा रहा है। एक और क्षेत्र जो कि दिखाया जा रहा है मेन, यहां पर देख सकते हो यहां से है, देखो यहां पर हाजिरा है, हाजिरा से होते हुए यहां पर देख सकते हो ये इधर आ जाता है कोटक में, और इधर पर देख सकते हो ये फिर तुम्हारा मथुरा में होते हुए आगे की ओर चल जाता है। ये देखो यहां पर होते हुए ये आ रहा है। तो इसका एकदम क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा है, फिर भी तुम अपना खोज कर भी देख सकते हो। तो ये पाइपलाइंस यहां पर मैंने तुम्हें दिखा दिए। चलो यहां पर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखो दूसरा यहां पर देख सकते हैं गुजरात में सलाया से यहां पर तो थोड़ा सा यहां पर है,
हाँ देखो, गैस पाइपलाइन अभी मैं दिखा रहा था तुम्हें। तो गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। ये बात अब क्या करना होगा, इसको याद करना होगा जो मैंने दिखाया था। थोड़ा सा दूसरा मैं भी दिखा दूं, यहां देखना, ये देखो, ये देखो यहां पर हजीरा से ये देखो आगे आया और यहां पर तुम्हारा उत्तर प्रदेश में जा रहा है। अब इसी के बाद ये देखोगे कि इसी का एक जो भाग है वह तुम्हारा कोटा तक जाता है। देखो ये कहां तक जाता है, तुम्हारा कोटा तक जाता है। यहां पर इसको दिखा रहा है अच्छे से, ठीक है। तो इसको तुम अच्छे से देख के समझ के और उसको क्या करना होता है, याद कर लेना होता है। तो यहां पर देखना, गुजरात में हजीरा दिखाया, वहां से उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलता है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तक, मैंने दिखाया था कि एक शाखा कोटा तक जाता है, और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर भी जाती हैं। और एक और यहां तुम्हारे देख सकते हो, गुजरात में सलाया से वीरम गांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। इसकी अन्य शाखाएं वडोदरा के निकट कोयली के चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती हैं। तो मुझे एग्जैक्ट पिक्चर तो नहीं मिल पाया, जितना मुझे मिला उसको मैंने तुम्हें दिखा दिया है। इसके बाद आता है हमारा जल परिवहन। तो भारत के लोग भाई, जल परिवहन भी परिवहन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन है, बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, जैसा कि तुम सभी जानते हो। तो भारत के लोग अनंत काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं, ठीक है, ये तो तुम जानते ही हो। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। अब देखो, यदि तुम जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन यहां पर जो बात लिखी गई है वो जान लो कि जल परिवहन सबसे सस्ता क्या है, परिवहन का साधन। यदि तुमसे कभी पूछे तो तुम इसका आंसर में जल परिवहन ही आंसर करना। तो ये क्वेश्चन हो गया कि हाँ, यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। अब देखो, तुम जानते हो कि बहुत भारी भारी जो वस्तुएं होती हैं, तुमने देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, किस तरीके से पोताश्रयों में बड़े बड़े जहाज लगे होते हैं और बड़े बड़े चीजों को वो क्या करते हैं, ढोते हैं। तो वे क्या है, स्थूलकाय और भारी भरकम चीजों को ढोने में क्या है, बहुत ही ये अनुकूल होते हैं। तो इसमें भी ऑप्शन यदि तुमको कभी कभी दे दिए कि रेलवे है, कि तुम्हारा सड़क है, या फिर तुम्हारा जल मार्ग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल मार्ग। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। देख लो, ये भी फायदा है भारत। अच्छा, तो ये सारे फायदे हैं। तो पूछ देगा कि भाई जो जल परिवहन है वह कैसे अन्य परिवहनों के तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा अच्छा है। तो उसके लिए ये पॉइंट्स तुमको यहां पर लिखना होगा। क्या पॉइंट्स है कि ये भारी व स्थूलकाय चीजों को ले जाता है, ये सबसे सस्ता साधन है, ये क्या है, ऊर्जा सक्षम है, ये पर्यावरण अनुकूल है। 4 पॉइंट हो गया ना। देखो, क्वेश्चन आंसर कहीं बाहर से नहीं आता, यहीं से आता है, यहीं से उठा करके क्वेश्चन बनेगा और यहीं से तुम्हारा आंसर होगा। तो अब तो मैंने क्वेश्चन भी बता दिया, आंसर भी बता दिया, उसको अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हो। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा। अब देखो, ये सब कुछ डाटा है जिसको तुम याद कर सकते हो, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो जो डाटा दिया गया है वही याद कर लो, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरी नहीं है। ये देखो, यहाँ पर तुमने भी नौका यात्रा जरूर की होगी, उसी का एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अब ये देखो, बहुत टफ चीज है यहाँ पर। 5 तुम्हारा राष्ट्रीय जलमार्ग को पढ़ना है, 5। अब इसको पढ़ना है भाई तो बहुत भारी है, ये तो याद रखो। अब याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं याद कर सकते हो तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य, हल्दिया दिखाया था ना, पश्चिम बंगाल में हल्दिया, और इलाहाबाद कहाँ है तुम्हारा, उत्तर प्रदेश में। उसके मध्य बोलता है गंगा जलमार्ग है। कौन सा जलमार्ग है, गंगा जलमार्ग है। अरे यार, इधर आ जाओ। चलो, क्या है तुम्हारा, गंगा जलमार्ग है, जो कहाँ कहाँ है, तो हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य है।
यह 1620 किलोमीटर लंबा है, नौगम्य जलमार्ग है, संख्या नंबर क्या है, 1 है। अब देख लो इस सब पॉइंट क्या हो गए इंपॉर्टेंट, अब याद होता है तो ठीक है, नहीं याद होता है तो ठीक है, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूछ दिया जाएगा कि जो क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ है, तो कहाँ है, हल्दिया तथा इलाहाबाद के बीच में है। गंगा जलमार्ग है, कितना लंबा है, तो 1620 किलोमीटर लंबा है। देखा, अरे भाई क्वेश्चन तो हजारों क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस चैप्टर से, लेकिन आंसर कितना याद है ये महत्वपूर्ण है, कितना तुम याद कर सकते हो। तो चलो हम लोग देखते जाएंगे इसको भी, और इसको देखो यहां पर थोड़ा सा ये मुझे मेहनत करना होगा। ये देखो दिख रहा है, ये यहां देखना, तो यहां पर तुम देख पा रहे होगे, ये देखो यहां पर तुम्हारा यहां से लेकर के ये तुम्हारा इधर दिख रहा है, ये देखो कोलकाता, यहीं पर हल्दिया है, तो ये राष्ट्रीय जल मार्ग 1 यहां पर तुमको दिखाया गया। राष्ट्रीय जल मार्ग क्या है, 1। इसी तरीके से तुम देख सकते हो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 है, यहां ब्रह्मपुत्र नदी पर, ये देख सकते हो यहां पर आया है। फिर यहां देख सकते हो राष्ट्रीय जल मार्ग 5 को दिखाया गया है, और इस तरीके से राष्ट्रीय जल मार्ग 4 को यहां पर तुमको दिखाया गया है, काकीनाड़ा नहर को यहां देख सकते हो। और फिर राष्ट्रीय जल मार्ग 3 को यहां पर देख सकते हो, ये केरल में दिखाया गया है। तो इस तरीके से राष्ट्रीय जल मार्ग 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, और ये क्या है, 2 है। तो इसमें नाम तो हो गया, लेकिन इसमें कुछ खास बातों को हम लोगों को पढ़ना होगा। और देखो याद करने का चीज है, कितना तुम याद कर सकते हो, मैंने तो तुम्हें दिखाई दिया यहां पर। तो अब देखो यहां पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 तो दिखा दिया पक्का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, जो कि जलमार्ग संख्या 2 है। ब्रह्मपुत्र अभी दिखाया था ना तुम्हारा पूर्वोत्तर में, तो वह हो गया ब्रह्मपुत्र। कहां है, सदिया व धुबरी के मध्य है। कहां पर है, सदिया और धुबरी के मध्य है, जो कि कितना किलोमीटर लंबा है, 891 किलोमीटर लंबा है। ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग भी इसको कहेंगे, और ये क्या है तुम्हारा, 2 जलमार्ग, संख्या क्या है, 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। अब देखो केरल याद है, नीचे वाला भी दिखाया था, तो केरल के पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक, कोट्टापुरम से कहां है, कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चंपकारा नहरें 205 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग संख्या नंबर 3। तो यह भी दिखाया था तुरंत में, ये देखो, ये देखो यहां पर दिखाया है, ये देखो यहां पर है तुम्हारा, दिख रहा है ना, ये राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है तुम्हारा, चंपाकारा दिख रहा है ना, चंपाकारा है यहां पर, और उद्योग मंडल यहीं पर तुम्हारा है, और यहीं पर तुम्हारा ये राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है, नंबर 3। नंबर 4 यहां पर देख सकते हो, और नंबर 5 तुम यहां पर देख सकते हो। देखो ब्रह्मपुत्र वाला जो बताया था ये नंबर 2 है तुम्हारा, ठीक है। चलो इसको भी मैं पढ़ा देता हूं। देखो पढ़ने से कुछ होगा नहीं, इसको तो याद करना होगा बैठ करके। तो यहां देखो काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग 4 हो गया। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं मतई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग 5 को बनाता है। तो अभी दिखाया था ना राष्ट्रीय जलमार्ग 5, तो इस तरीके से तुम इसको याद भी कर सकते हो। कुछ अन्य अंतर जल मार्ग, अच्छा ये अंतर जल मार्ग है, ये याद रखना। कुछ अन्य अंतर जल मार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इसमें क्या है, मांडवी, जुआरी और कंबर जुआ, सुंदरवन, बराक, केरल का पश्च जल और कुछ नदियों का ज्वारीय विस्तार। अब यहां ध्यान दो, ये भाई बहुत भयंकर नाम है, इनको थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा। यदि पूरा चीज याद कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है। अब देखो इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों के द्वारा यानी कि पोर्ट के द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। खास पॉइंट हुआ या नहीं हुआ, बहुत खास पॉइंट हुआ कि 95% व्यापार किससे हो रहा है, तुम्हारा समुद्रों के द्वारा होता है।
तो इसी तरीके से कुछ खास पॉइंट्स हम लोगों को याद कर लेना होता है। अब देखो, अब हम आ गए प्रमुख समुद्री पतन। प्रमुख समुद्री पतन को हम लोग यहां देखेंगे तो बंदरगाह नाम जानते हो तुम लोग। यहां पर देखना, भारत की 75,116.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 187 मध्य व छोटे पतन है। तो प्रमुख पतन कितने हैं? 12, और उनमें 187, उसके साथ ही 187 क्या है? छोटे छोटे पतन है। तो इनको तो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये प्रमुख पतन देश के 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। तो भाई यही सब बात है, पॉइंट्स हैं जो कि तुम याद कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा एक बनता है जिसको तुम याद कर लो। अब यहां देखो, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के कक्ष में कंडला पतन पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। तो कंडला गुजरात जानते हो, कक्ष कहां है? गुजरात में है। तो कक्ष के कंडला पतन पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। अब देखना, एक एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कुछ, जैसे कि अब कंडला पतन के बारे में यदि पूछ दे तो पहला पतन स्थापित किया। दूसरा बात कहां है? तो कच्छ गुजरात में है। 2 पॉइंट्स तो यहीं से आ गया। इस तरीके से पॉइंट्स यहां बनते जाएंगे। ऐसा देश विभाजन से कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए था। कांडला एक ज्वारीय पतन है। देख लो, नेक्स्ट और तीसरा पॉइंट आ गया कि ये कैसा पतन है? तो एक ज्वारीय पतन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। तो देख लिया, कांडला गुजरात बस बोला और कितने सारे पॉइंट्स निकल करके आ गए। तो कितने सारे पॉइंट्स निकल के आ गए। सबसे पहला पतन है, फिर क्या हुआ, ये तुम्हारा गुजरात में है, कांडला ज्वारीय पतन है। इससे यहां पर क्या हो रहा है? आयात निर्यात होता है। तो यही सब तुम लोगों को जानना है। हर एक चीज के बारे में जैसे ही आएगा उसके बारे में तुमको क्या कर लेना रहता है? जान लेना रहता है। तो यहां देख लो जरा सा, मैं दिखा दे रहा हूं। अब थोड़ा सा चित्र नीचे है, कोई बात नहीं है। ये देखो, यही है कांडला गुजरात में, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से अब जितने भी आएंगे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा 2 लाइन 4 लाइन पढ़ लेना। देखो यहाँ भी दिखा दिया गया है, कांडला यहाँ पर क्या है? गुजरात में है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ देखो, मरमा गोवा को दिखा दिया गया है, न्यू मंगलोर को दिखा दिया गया है, तुत्तीकोरिन को दिखा दिया गया है। इस तरीके से तुम्हारा जो जो नाम अब आते जाएगा मैं दिखा देता हूं। पारादीप दिखा दिया गया, हल्दिया दिखा दिया गया, वहां पर देख सकते हो वहां पर। तो जो जो नाम आते जाएगा उसको अब हम लोग यहां पर पढ़ते जाएंगे। अब देखना, मुंबई बृहत्तम पतन है। तो मुंबई पतन, नेक्स्ट कौन है? मुंबई, जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। तो सबसे बृहत्तम पतन कौन हो गया? मुंबई। जो प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है, मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पतन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मर्मागोवा पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है। अभी मर्मागोवा दिखाया था तुम्हें, मर्मागोवा गोवा में है, जो कि क्या है? एक प्रमुख पतन है जो लौह अयस्क के लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो भाई यही से पॉइंट्स बनते जाएंगे, क्वेश्चन बनते जाएगा, आंसर भी बनते जाएगा। यहां से देश के कुल निर्यात का 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। देखो, एक 2 पॉइंट और बन गया। इसके बाद आ गया कंडला। कंडला में न्यू मैंगलोर पतन है, जो अभी तुरंत दिखाया था, कुद्रुमुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। अब कंडला के बारे में भी 2 लाइन 3 लाइन बता दिया। कहां पर है? ये है तुम्हारा कर्नाटक में, न्यू मंगलोर है। कुद्रुमुख खानों से निकलने वाले लौह अयस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोच्चि पतन है। यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित है, प्राकृतिक पोताश्रय। तो ये कोच्चि के बारे में बता दिया, लैगून के मुहाने पर ये क्या है? स्थित है। तो इस तरीके से भाई जो भी यहाँ पर बातें लिखी जा रही है ना, 2 पॉइंट, एक पॉइंट वो खास है, उनको याद रखना होगा। पूर्वी तट के साथ, ये तो पश्चिमी तट वाला था। अरे समझ रहे हो ना, ये सब क्या है? पश्चिमी तट है। ये देखो, यही है तुम्हारा पश्चिमी तट।
और इधर से क्या हो जाता है तुम्हारा पूर्वी तट। तो देखो न्यू मंगलोर यहाँ है, कोच्चि यहाँ पर दिख रहा है तुमको, ठीक है, मरमागोआ यहाँ पर दिख रहा है तुमको, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यहाँ दिख रहा है, मुंबई यहाँ दिख रहा है, ये सब दिख रहा है ना। और ये कंडला यहाँ पर गुजरात में दिख रहा है। तो ये पश्चिमी तट है। और इधर आप पूर्वी तट में देख सकते हो तो चेन्नई यहाँ पर हो गया तुम्हारा। फिर यहाँ देखते हैं पारादीप दिख ही रहा है। कौन कौन यहाँ पर पढ़ाया गया है ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो यहाँ देखो, इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है, अतः यह पतन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि के भारत तटीय क्षेत्रों से भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। अब देखो एक एक वर्ड कितना खास इंपॉर्टेंस का होता है और यहाँ से कितने सारे प्रश्न आ सकते हैं। बोलेगा कृत्रिम पतन निम्नलिखित में से कौन है, तो यहाँ पर उदाहरण क्या आ गया, चेन्नई हो गया। अब बोलेगा कि सबसे प्राचीनतम कौन है, तो बोल देगा चेन्नई हो गया। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापत्तनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पतन है। अब नेक्स्ट क्या हो गया तुम्हारा, विशाखापत्तनम। प्रारंभ में यह पतन लौह अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था। ओडिशा में स्थित पारादीप, उड़ीसा में क्या है, पारादीप, जो कि अभी दिखाया था तुम्हें, विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। तो पारादीप से क्या हो गया, दो क्वेश्चन, कहाँ है पारादीप, तो उड़ीसा में है। क्या निर्यात होता है, तो लौह अयस्क, बस सिंपल सिंपल। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदीय रिवरीन पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहत व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। इसी के तरीके से ज्वारीय पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तट कच्छ जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कैसा है ये, ज्वारीय है। ये कैसा पत्तन है, एक ज्वारीय पत्तन है। देखते जा रहे हो हर एक पत्तन से 2 लाइन 3 लाइन इंपॉर्टेंट बनते जा रहा है, उसको लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हल्दिया पत्तन के बारे में बताया गया है। तो कोलकाता पत्तन पर बढ़ते हुए व्यापार को कम करने के लिए हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है, ठीक है। इस तरीके से तुम यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हो। अब आ गया तुम्हारा वायु परिवहन। तो हम लोगों ने क्या देखा, स्थल परिवहन देखा अभी। अब इसके बाद जल परिवहन को भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वायु परिवहन को। तो आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगलों व लंबे समुद्री स्थलों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के विषय में सोचिए, जहां बड़ी नदियां, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि का सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने इसे अधिक अभिगम्य बना दिया है। भाई दक्षिण तुम्हारा उत्तर पूर्व का राज्य बताओ। उत्तर पूर्व का राज्य में तुम तो जानते ही हो कि वहां पर क्या है, पर्वत है, पहाड़ है, बहुत सारी वहां पर क्या है, जंगल है। तो वहां पर सुदूर इलाका है, दुर्गम्य इलाका है, वहां पर आसानी से पहुंचना, यदि मान लो बाढ़ भी आ जाता है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो उस समय पे कौन काम आता है, यस, ये वायु वाला परिवहन काम आता है और बहुत ये उत्कृष्ट है वहां के लिए। देखो यही उत्तर पूर्व, तुम लोग नहीं समझ पाते हो, ये देखो यही है उत्तर पूर्व का क्षेत्र। ये देखो यही है हल्दिया, यहाँ पर दिखाया गया। ये देखो पारादीप है, ये विशाखापत्तनम है जिसके बारे में बताया गया। यहाँ पर देखो चेन्नई है, यहां पर देखो कोच्चि के बारे में बताया गया, तुत्तीकोरन, ठीक है। अब देखो यहां देखना सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया। यहां देखो, यहां से क्वेश्चन आ गया कि कब वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 1953 में किया गया। बात समझ रहे हो, बात यही है, हर एक लाइन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन छिपा हुआ है, याद करना होगा। क्या करना होगा, याद करना होगा। यहां समझने का बस इतना होता है कि तुम्हें मैप के द्वारा चीजों को समझना पड़ता है, लेकिन काफी चीजों को दिमाग में रखना होता है, याद करना होता है। व्यवहारिक तौर पर इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी तथा कई निजी एयरलाइंस घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। एयर इंडिया अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। तो यहां से क्वेश्चन बन गया तुम्हारा, अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाएं कौन प्रदान करता है, तो एयर इंडिया। बाकी घरेलू में देख सकते हो इंडियन एयरलाइंस हो गया, फिर अलायंस एयर जिसमें कि तुम्हारा कई लोगों का आपस में अनुषंगी, मतलब क्या हो गया, वो एक दूसरे से जुड़ करके कार्य को करते हैं।
पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्व राज्य तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराता है। तो कौन कराता है? पवन हंस। ये भी याद रखना, जो सुदूर इलाके हैं वहां पर ये क्या कराता है? तुम्हारा व्यवस्था कराता है। तुम्हारा कौन कौन इलाके हो गए? तो दुर्लभ भूभाग जैसे उत्तरी पूर्व राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में ये क्या कराएगा? तुम्हारा आंतरिक क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराएगा। तो हेलीकॉप्टर सेवा में कौन हो गया? पवन हंस। याद रखना नाम। इंडियन एयरलाइंस का सक्रियता पड़ोसी देशों दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में स्थित है। तो इंडियन एयरलाइंस जो कि इन क्षेत्रों में हवाई सेवाएं उपलब्ध कराएगा। बात क्या है? याद करना है। और क्या? इंडियन एयरलाइंस से जुड़े देशों के नाम बताएं। ठीक है, खोज लो। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में है क्या? नहीं। पहले तो इसका सब जगह, छोटे छोटे जगहों में इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है, और ये सबकी पहुंच में भी नहीं है भैया, बहुत खर्च आता है, ये तो तुम जानते ही होगे। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है। केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा संचार सेवा। संचार के साधन, संचार के साधन जो अभी तुम देख रहे हो ना, वो कैसे हो रहा है? संचार के साधन के द्वारा। तो संचार सेवाएं हम लोग देख रहे हैं, जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं उनमें विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया, लेकिन आधुनिक समय में कबूतर जा जा जा, याद है ना? कबूतर के द्वारा क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह संदेश को भेजते थे। आज भी भेजते हो क्या? नहीं। तुरंत कॉल लगा दिया, तुरंत व्हाट्सएप कर दिया और टीचर को सुना दिया। ठीक है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले की गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। देख लो, आज तो तुम जहां पर बैठे हुए हो दूसरे से वीडियो कॉल के थ्रू तुरंत बात कर सकते हो। कितना आसान है। लाइव क्लासेस कर सकते हो। क्यों? टेक्नोलॉजी के कारण। टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार हुआ है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन है। तो ये जो संचार के प्रमुख साधन है, ये तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि कौन कौन है संचार के प्रमुख साधन। तो निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, ठीक है, रेडियो, समाचार पत्र, ये सब क्या है? संचार के साधन है। जबकि भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। जानते हो ना, डाक से बहुत सारा तुम्हारा पार्सल, निजी मतलब लेटर वगैरह आता जाता है। तार आता है। तार जानते हो? तुम लोग नहीं जानते होगे। ठीक है, तो ये अब तार का तो जमाना ही चल गया तुम्हारा। तो पार्सल आएगा, निजी पत्र आएगा, तुम्हारा बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी का डाक समझी जाती है। अब इसमें से भाई कुछ चीज को तो याद ही करना पड़ेगा। क्या कर सकते हो? कार्ड व लिफाफा। कार्ड जानते हो और लिफाफा जानते ही होंगे। तो पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल हैं। तो पहले श्रेणी का कौन है? द्वितीय श्रेणी का कौन है? अब ये तो क्वेश्चन आंसर सीधे, इसको क्या समझ करोगे? तो पहले श्रेणी का डाक कौन है? तो कार्ड और लिफाफा। दूसरी श्रेणी का कौन है? तो रजिस्टर्ड जो पैकेट्स होते हैं, किताबें और फिर अखबार, ये सब तुम्हारा द्वितीय श्रेणी का डाक है। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं। तो प्रथम श्रेणी वाला वायुयान द्वारा कैसे जाएगा? वायुयान द्वारा। और द्वितीय श्रेणी वाला रोड के द्वारा यात्रा करके जाएगा, ट्रेन के द्वारा यात्रा करके जाएगा। तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन, हाँ भाई, जल का भी उपयोग किया जाएगा। बड़े शहरों और नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद कर सकते हो। कितना चैनल है? 6 का नाम दिया हुआ है, उसको याद कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या आप जानते हैं? पता नहीं, देखते हैं जानते हैं कि नहीं जानते हैं। मार्च 2010 तक भारत में इतना लाख मोबाइल कनेक्शन थे स्वेच्छा। अब देख लो भैया, ये तो बहुत पुराना डाटा हो गया। 2010 और 2022 में आसमान और जमीन का फर्क आ गया है। तो ये डाटा चलेगा क्या?
अब तो हर एक लोग के पास क्या है, मोबाइल है। दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों में अतिरिक्त भारत की 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हुए। अभी एसटीडी क्या है, पहले जमाने का चीज था, तुमको नहीं बुझाएगा। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा। अब एसटीडी का क्या काम है, अब तो मोबाइल है, ट्रुन ट्रुन बजेगा और बतियाइए, खूब बतियाइए। पूरे देश भर में एसटीडी की दरों भी सब क्या लिखा हुआ है, जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कलाकार और नीतियों के विषय में जागरूक कराता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रिकाएं, ये सब चीज है। तुम जान ही रहे हो कि जितने सारे न्यूज आ रहे हैं वो पूरे देश में संचारित हो रहे हैं। तो सब राज्य के न्यूज हो गए, देश के न्यूज हो गए, वहां पर सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। इसके द्वारा, किसके द्वारा, तो देख लो, रेडियो के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, किताबों के द्वारा, चलचित्र, सब चीज के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। जानते हो आकाशवाणी, आकाशवाणी रेडियो हो गया जी। रेडियो में क्या होगा, अभी भी तो सुनते होगे रेडियो ना, तो वो विभिन्न भाषाओं में और सब इलाके में वो क्या करता है, कार्यक्रम प्रसारित करता है, न्यूज प्रसारित करता है। जितना तुम जानते हो ना उससे कम बात लिखा गया है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अब देखता है दूरदर्शन, तुम लोग देखता है, गांव में यदि होगे तो देखते होगे। दूरदर्शन का तो नामो निशान ही नहीं है, शहरों में कोई दूरदर्शन देखता ही नहीं है रे भाई, वही सब लिखा हुआ है। तो बस यही सब चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक, साप्ताहिक आदि कई प्रकार की हैं। तो तुम लोग भी देखे हो कि कई प्रकार की मासिक पत्रिकाएं होती हैं, साथ ही साथ तुम्हारा ईयर बुक निकलता है, उसमें कितनी सारी जानकारियां देश के बारे में दी जाती हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किस भाषा में सबसे ज्यादा समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो हिंदी भाषा में, बात खत्म। समाचार पत्र जानते हो, न्यूज़पेपर जी, न्यूज़पेपर। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। यह कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो, फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्म बनाता है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाण, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। कोई भी फिल्म मिलेगा तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। कैसा सर्टिफिकेट मिलेगा? उस तरीके से फिल्म को दिखाया जाता है। तो कौन देता है सर्टिफिकेट? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसके बिना फिल्म तुमको देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे ही तुम फिल्म देखते होगे वहां पर ऐसे फिल्म में शुरू में ही आता है ना कि केंद्रीय फिल्म प्रमाण पत्र बोर्ड का एक सर्टिफिकेट देखने को मिलता है। तुमने देखा भी होगा, ये बात तुमको याद रखना है यहां से। चलो तो भाई लोग अब लास्ट टॉपिक पर पहुंच ही गए हैं। तो यहां आप देख सकते हो अंतरराष्ट्रीय व्यापार। राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। तुम तो जानते ही हो कि व्यापार क्या होता है। वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है, पैसा का लेन देन होता है, वही क्या है? व्यापार है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनिमय होता है दो देशों के मध्य। यह व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है? जब दो देशों के बीच में व्यापार होगा तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व गांवों में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार दो या अधिक राज्यों के मध्य होता है। ये तो जान रहे हो ना, यदि तुम गांव में रहते होगे तो देख रहे हो कि गांव में बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं। शहर में रहते हो तो शहर में बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं। राज्य में देख सकते हो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में भी व्यापार होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का भी सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक बैरोमीटर भी कहते हैं। इसको याद कर लो, जिसके द्वारा हम लोग उस देश के आर्थिक विकास को मापने का पैमाना भी इसे मानते कि कौन देश कितना आर्थिक समृद्ध है।
सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय होती है। तुम जानते हो कि किसी देश में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, किसी देश में कच्चे पदार्थ मिल रहे हैं, तो इस तरीके से जो एक देश है दूसरे पर क्या हो सकता है, निर्भर हो सकता है, अर्थात इनका वितरण असमान है। जैसे कि संसाधनों की उपलब्धता के बारे में बता रहा है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। अब व्यापार में क्या होता है भाई, आयात होता है मतलब चीजों को लाना, और निर्यात होता है मतलब चीजों को भेजना। ये दो वर्ड यहां पर तुमको पता ही होगा। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। अब देखो, जैसे कि आयात जो होता है कितना तुमने मंगाया और कितना तुमने भेजा, उसी पर यह संतुलन कायम होगा। तो क्या बोल रहा है, निर्यात का मूल्य जो चीज हम लोग बेच रहे हैं किसी को, उसका जो पैसा है, मूल्य है, वह आयात के मूल्य से अधिक हो। जो मंगाया जा रहा है वह कम होना चाहिए और जो बेचा जा रहा है वह ज्यादा होना चाहिए। तो अनुकूल व्यापार संतुलन ये कायम करेगा। यानी कि तुमको ज्यादा से ज्यादा बेचना है, कम से कम मंगाना है, यही बात बोल रहा है। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। तो यहां से तुम्हारा 2 टर्म और 2 क्वेश्चन बन गया। एक हो गया अनुकूल व्यापार संतुलन, जहां निर्यात ज्यादा आयात कम, या बोलेंगे निर्यात का मूल्य ज्यादा आयात का मूल्य कम। और दूसरा है असंतुलित व्यापार। दूसरा क्या है, असंतुलित व्यापार, जहां पर आयात का मूल्य तो बहुत ज्यादा है लेकिन निर्यात का मूल्य क्या है, कम। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते रहो। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं, है ना। पिछले कुछ वर्षों से वर्ष 2010-11 तक निर्यात वृद्धि वाली वस्तुएं थी। कृषि वर्षों से संबंधित उत्पाद, ये सब कुछ डाटा है जो कि तुम यहाँ पर, ये तो ओल्ड थोड़ा सा डाटा हो गया, देख सकते हो खुद से ही। भारत में आयातित वस्तुओं में पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद वृद्धि 28.6%, मोती व बहुमूल्य रत्न 9.4%, कोयला कोक तथा कोयले का गोला ये देख सकते हो 2.7%, मशीनरी तो 12.56% आदि शामिल थे। तो ये तो डेटा है जिसका तुम मतलब नया डेटा नहीं है, ये पुराना डेटा है, ठीक है। तो ठीक है, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 वर्षों में भारी बदलाव आया है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात हो रही है, एक देश का दूसरे देश से व्यापार और वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी बढ़ा है। तो वस्तुओं का सिर्फ आदान प्रदान नहीं है, यहाँ प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत काफी पैसा भी कमा रहा है। पर्यटन एक व्यापार के रूप में, अब देखो पर्यटन क्या हो गया, जो रमणीय स्थान होते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे स्थान होते हैं, वहां पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं और उनको क्या करते हैं, देखते हैं, निहारते हैं, वहां रहते हैं। और इस तरीके से पर्यटन भी क्या है, एक व्यापार के रूप में क्या हुआ है, उभरा है। पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वर्ष 2009 की अपेक्षा 2010 के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 11.8% की वृद्धि देखी गई है। तो भाई ये तो भाई डाटा है, ठीक है। तो पर्यटन तो तुम समझ ही रहे हो ना, कि अच्छे अच्छे रमणीय जगहों में घूमना फिरना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पर्यटन बोलते हैं। अब वर्ष 2010 में भारत में 57.8 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आए थे। सोच लो, वर्ष 2010 की बात कर रहा है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है। तो ये लाइन यहाँ पर तुम इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर सकते हो कि ये जब तुम्हारा पर्यटन का जो क्षेत्र है वहां पर बहुत सारे लोकल आदमी लोग वहां पर उसमें व्यापार करेंगे, रोजगार हासिल करेंगे, और साथ ही साथ वहां पर जो तुम्हारा लोकल वहां पर हस्तकला होगा, स्थानीय हस्तकला होगा, संस्कृति होगा, उसमें
उन लोगों को क्या होगा, काफी वो कमाई भी हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में भी सहायता करता है। अब ये भी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाहर से भी लोग आ रहे हैं, यहाँ के लोग आ रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, तो दोनों की संस्कृति में भी काफी यहाँ पर क्या हो रहा है, मेल मिलाप होता है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। तो ये कुछ पर्यटन का नाम है जिसके लिए विदेशी लोग भारत में आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो यही सब चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। तो बस यहीं पे चैप्टर तुम्हारा समाप्त होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा सतत पोषणीय विकास क्या होता है, क्या तुम बता सकते हो, पढ़ाया गया है चैप्टर नंबर 1 में ही। तो बच्चों यदि ये सीरीज अच्छा लग रहा है, तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ने में मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और बताओ, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। यदि ये अच्छा लगेगा तो और सीरीज को आगे बढ़ा दिया जाएगा और सारे चैप्टर्स को पढ़ाए जाएंगे, और नहीं अच्छा लग रहा है तो बोल दो कि सर इस तरीके से ना पढ़ाएं। धन्यवाद।